जय हिंद दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर भारत के जीएसटी और गुड एंड सर्विस टैक्स जो होता है, जो टैक्स लगता है सामान पर, उसका हाल देख लीजिए। यहाँ पर आप मनोरंजन का सामान अगर कोई खरीदते हैं, अगर टीवी एलसीडी कुछ खरीदते हैं, फिल्म विल्म देखते हैं, तो उसमें आपको 18% जीएसटी लगेगा। और एजुकेशन जो कि हर आदमी के लिए ज़रूरी है, हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, हर एक नागरिक के लिए एजुकेशन ज़रूरी है भारत में, तो उस पर भी आपको 18% जीएसटी लगेगा। मतलब मनोरंजन कर रहा है, जो नहीं कुछ पढ़ रहा है, उसको भी 18% जीएसटी लग रहा है, उसको भी उतना पैसा देना पड़ रहा है सरकार को। और देखो, जो पढ़ाई कर रहा है, इतना अच्छा काम, जो पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, गरीबी मतलब गरीबी से गुजर के भी पढ़ाई में अपना आगे बढ़ते हैं, उसको भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो गरीब आदमी कहाँ से पढ़ेगा? मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचाने के लिए और पढ़ाने के लिए तो आप शिक्षा में ज़रूर कुछ कम करिएगा पैसा। पैसा के गरीबी, तब ना गरीब गरीब का बाल बच्चा पढ़ पाएगा क्या? यहाँ पर बात यहाँ पर से वो है। तो देख लीजिए यहाँ पर जीएसटी के तहत जो देख लीजिए यहाँ पर हमारे भारत में जीएसटी का किस प्रकार से खेला हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी से कहना पड़ेगा, लग रहा है शिकायत करना पड़ेगा इसके लिए। आप लोग का क्या राय है इसमें बताइएगा। देख लीजिए यहाँ पर मतलब हर तरफ से स्टूडेंट के साथ ही यहाँ पर सब कुछ सताया जाता है, स्टूडेंट को ही सताया जाता है। एक तो स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, एक तो अधिकतर गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाता है, एक तो खैर पैसा रहने के बाद भी नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि सबसे होने वाला है नहीं। पैसा रहने के बाद भी वो नहीं पढ़ पाता है, फिर भी पढ़ाई के लिए जो है, एक तो 100 में कम से कम 10% आदमी पढ़ने वाला लड़का रहता है, 80% तो घुमकड़े रहता है। वो में जो गरीबी पढ़ने वाला भी रहता है, उसको भी सताया जाता है स्टूडेंट को। अगर टाइम पर वैकेंसी नहीं आएगा, एक साल आप सोचिए कि एक साल रगड़ के पढ़ के हमको नौकरी ले लेना है, तो पता चलेगा 2 साल बाद वैकेंसी आएगा। और 2 साल सोचिएगा, आपको 2 साल रगड़ के हमको मेहनत करना है, तो पता चलेगा तीसरा साल में एग्जाम में पेपर लीक हो गया। तीसरा साल सोचिएगा 4 साल पढ़ेंगे, तो 4 साल में पता चलेगा री एग्जाम होने के में अब 2 साल समय लग गया। तो देख लीजिए इस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था है बिहार के और भारत के। हर राज्य में देखिएगा, कोई भी जाइएगा, बिहार में अगर रोजगार नहीं मिला है तो दूसरा राज्य में जाइएगा, यूपी पुलिस में फॉर्म भर के यूपी जाइएगा एग्जाम देने, तो पता चलेगा यूपी में पेपर लीक हो गया, पूरा गया हुआ सब मेहनत बेकार हो गया। तो गरीब आदमी मतलब कहाँ से पढ़ पाएगा? ऊपर से 18% जीएसटी ठोक के रखे हुए मोदी जी। यहाँ पर देख लिए खाली धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। यहाँ पर हिंदू खतरा में है तो मुसलमान खतरा में है, कोनो खतरा में नहीं है, सब कुर्सी का खेल है दोस्तों। यहाँ पर सबको समझना पड़ेगा, पूरे भारतवासी को इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसे नेता से सबको खाली बुर्बक बनाता है, 15 लाख देंगे अकाउंट में, तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ दिया? सब सिर्फ झूठा वादा है, कुछ नहीं होने वाला। 10 साल में अगर आप नहीं कुछ समझे तो फिर आप 5 साल और मौका दे के देखिएगा आप, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आप 1 महीना में डिसाइड कर लीजिएगा कि किसका किसका सरकार होने वाला है बिहार में, बीजेपी के कांग्रेस की। लेकिन हमको अगर 10 साल में अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर ये भी कहने वाला बात है। फिर वो मोदी जी कह रहा है कि 5 साल और समय दे के देखिए और कितना हम विकासशील भारत को बनाएंगे। 1947 से लेकर मतलब 1900 कब तक दो 2050 तक विकासशील बना देंगे देश को, एकदम विकसित बना देंगे 2050 तक। तब आप लोग का इसमें क्या राय है दोस्तों, बताइएगा। कुल मिला के देखा जाए तो एकदम मोदी जी खेला कर रहे हैं बिहार के लिए। देखा बिहार में 40 सीट लेके जाते हैं, और बिहार के लिए किया क्या है? कभी बिहार के लिए रोजगार के लिए बोले हैं कि बिहार में इतना रोजगार देंगे? कभी भी रोजगार का तो बातें नहीं करते हैं। पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर, सब प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे रहे हैं, पूरा भारत को बेच के रख देगा। आप लोग समझिएगा इस बात को, फिर जाकर डिसीजन करिएगा, और एक मत आपका भारत को बदल सकता है। क्योंकि 1947 से पहले देख लीजिए अपना अपना भारत कैसा था। मतलब गुलाम थे हम, ब्रिटिश कंपनी का गुलाम थे, इंग्लैंड का अंग्रेज के गुलाम थे हम लोग। उसको आज़ादी पाने के लिए हम लोग के जो क्रांतिकारी है वो कितना संघर्ष किए थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, कितना संघर्ष किए तब जाकर देश आज़ाद हुआ दोस्तों। ऐसे ही हम लोग देश में सीना तान कर नहीं चल रहे हैं। पहले सीना तानिएगा, 1947 से पहले तो सीना पर मारा जाता था, हथौड़ी से, लाठी से मारा जाता था, सीना पचका दिया जाता था। इस प्रकार से दोस्तों होता था पहले के ज़माना। मतलब 1947 से पहले देश आज़ाद हो गया, तो फिर भी हम लोग अभी नेता लोग के गुलामी में जी रहे हैं। क्या करिएगा दोस्तों, यही देश का हाल है मेरा। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो हम लोग का अधिकार है आवाज़ उठाने का। और अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो पहले तो मोबाइल वोबाइल था नहीं कुछ, आवाज़ को दबा दिया जाता था, कोई एक मोहल्ले में रह जाता था आवाज़। अब आपके पास तो मोबाइल है, तो अब आप क्या है, आवाज़ उठा सकते हैं अच्छा से। और दोस्तों अपनी बातों को आप रख सकते हैं सरकार के
मतलब सरकार के पक्ष में, मतलब सरकार के सामने और जनता के सामने या अपने दोस्त के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं। तो यही दोस्तों था, यहाँ पर देख लिए किस प्रकार से हमारा भारत का अभी हाल चल रहा है। अभी बीजेपी कांग्रेस यही दो बड़ा पार्टी है एकदम भारत का। विपक्षी भी तगड़ा रहना चाहिए, तभी जाके क्या है पक्ष मतलब कोई भी पार्टी का मजबूत से काम होगा। विपक्ष भी उसका तगड़ा रहना चाहिए, और कोई एक पार्टी को ज़्यादा समय तक सत्ता में रहना, ये भी क्या है लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये भी खतरा ही है। और ज़्यादातर यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी में धर्म को लेकर कि हिंदू है, तो हिंदू भारत में सबसे ज़्यादा है, लगभग 90% 80% हिंदू है भारत में, 10% है इधर सारा कास्ट है। तो हिंदू को ही टारगेट किया गया है कि हिंदू को अपने पक्ष में कर लेते हैं, हिंदू खुश हो जाएगा तो हम लोग जीत जाएंगे बीजेपी में। तो ऐसा नहीं है, तब देखिए क्या होता है अब। ठीक है, जय हिंद। आप लोग का इसमें क्या राय है, हम जो बोले उसमें बताइएगा थोड़ा।